हेलो स्टूडेंट्स, दिशा आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा जो उद्देश्य होगा वो उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा के संबंध में किस प्रकार का आपका पाठ्यक्रम है और कैसे आप उसकी तैयारी करेंगे। आज हमारा मुख्य विषय यही रहेगा। पिछली वीडियो आप देखिएगा इसी चैनल पर, तो उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के बारे में हमने काफी चर्चा कर ली थी और ऑलरेडी ये भी बात हो चुकी थी कि किस तरह से आप उसकी तैयारी करेंगे। क्योंकि पीसीएस की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है, तो अब हम आगे अपनी जो ये सिलसिला है तैयारी का, इसको मुख्य परीक्षा की ओर केंद्रित करेंगे। तो पहले हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं और पाठ्यक्रम के अनुसार आप अपनी तैयारी को किस प्रकार की एक दिशा देंगे उस पर चर्चा की जाएगी, जो एक से अधिक वीडियो में होगी। ध्यान रखिएगा, एक में तो नहीं रखा जाएगा, काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा वो, तो हम अलग अलग में करेंगे, आप सभी को देखिएगा। अभी आपके सामने पाठ्यक्रम आ रहा है, ये उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा जो है वर्ष 2024। क्योंकि आप ध्यान रखना, पिछली परीक्षा और इस बार की जो मुख्य परीक्षा है, इस बार में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, उनको ध्यान से आपको तैयारी करनी है। अपना जो नया पैटर्न है उसको विशेष रूप से जानना है। सामने पहले आप देखेंगे, पहले ओवरऑल एक सब चीजों पर जानकारी देख लेते हैं। टोटल पेपर्स आप देख रहे हैं आपके सामने जो पाठ्यक्रम है, कुल हमारे पास यहाँ तक आ रहे हैं प्रश्न पत्र 8। ठीक है ना, प्रश्न पत्र 8 है। टोटल हमारे पास जो ग्रैंड टोटल है, केवल मेंस रिटर्न की बात कर रहा हूं, वो है 1500। किस प्रकार से उसको विभाजित किया गया है। प्रश्न पत्र 1 ये है सामान्य हिंदी का। पाठ्यक्रम अंदर का क्या है वो अभी हम देखेंगे। तो सामान्य हिंदी का है, समय है आप देख रहे हैं 3 आवर्स का समय है। 150 पूर्णांक है, यानी कि टोटल जो मार्क्स है इसके लिए सामान्य हिंदी के लिए 150 है। सेकंड पेपर है ऐसे निबंध का है, 3 आवर्स टाइमिंग है, 150 मार्क्स इसके लिए भी है। ठीक है, तो दो पेपर पहले आपके किसके हो गए, सामान्य हिंदी के हो गए और निबंध के हो गए। क्लियर ना। इसके अलावा पेपर नंबर 3 पर जाएंगे। अब ये हमारा पूरा जीएस है। तो जीएस में पहले आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन पाठ पहला पेपर है, जिसमें भारतीय इतिहास, विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज। ध्यान दीजिएगा, भारतीय विरासत संस्कृति, ध्यान रखना इतिहास का पूरा कालखंड है ये। विश्व का इतिहास भी इसमें जुड़ा हुआ है, भूगोल और समाज। रही बात विश्व का इतिहास कहां से कहां तक है, वो अभी जब हम पाठ्यक्रम पूरा डिटेल चर्चा करेंगे वो उसमें आएगा। 3 आवर्स का इसमें भी टाइमिंग है और पेपर आप देख रहे हैं 200 मार्क्स के लिए। सेकंड पेपर है आपका जीएस का, यानी पेपर नंबर 4 है आपके पास में, जो जीएस का सेकंड पेपर के रूप में है, जिसमें इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो भारतीय शासन व्यवस्था है, संविधान है, शासन प्रणाली है, सामाजिक न्याय, ठीक है, सोशल जस्टिस और आईआर। तो जनरली पूरा क्या हुआ, भारत का संविधान हो गया, इसके अलावा भारत की शासन व्यवस्था हो गई, सामाजिक न्याय और आईआर इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। टाइम वही है 3 आवर्स का और पेपर का जो टोटल मार्क्स है 200। तो आप देखेंगे जीएस में टोटल ईच 200 ही चलेगा। सामान्य अध्ययन 3 पेपर है आपके पास, जो इधर प्रश्न पत्र 5 के रूप में है, जिसमें आपके पास क्या आएगा, ये आएगा साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट होगा, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। ठीक है, आर्थिक विकास है, जैव विविधता, पर्यावरण है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। 200 मार्क्स के लिए है ये भी। सामान्य अध्ययन 4 पेपर 6 के रूप में है, जो एथिक्स वाला पेपर है, ज्यादातर आप जानते हैं एथिक्स वाला पेपर है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि है, 200 मार्क्स के लिए। इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है और वो हम आगे आपको बताएंगे। जो मैथ वाला स्टैटिक्स वाला पार्ट था वो अब इससे हटा दिया गया है। ठीक है, पहले क्या था, जो पिछली बार का मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम थे उत्तराखंड पीसीएस के, उसमें उत्तराखंड का जो पार्ट हुआ करता था, जैसे उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड का भूगोल है, कल्चर है, वो इसी जीएस के साथ सम्मिलित किए जाते थे। जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं भारत का इतिहास वाला पार्ट है ये, तो भारत के इतिहास में यहाँ पर उत्तराखंड का इतिहास सम्मिलित कर दिया गया। भूगोल है तो उत्तराखंड का भूगोल सम्मिलित कर लिया गया। लेकिन अब क्या है, उत्तराखंड के दो पेपर अलग से हैं, ताकि उसकी एक स्पेशलाइजेशन तैयारी आप करें और सही ढंग से आप उसके पेपर को दें। तो यहां पर सामान्य अध्ययन पेपर 5 आप देख रहे हैं, जो प्रश्न पत्र 7 के रूप में है, उत्तराखंड है। ठीक है, 200 मार्क्स के लिए है। उसी तरह से पेपर 8 है, लास्ट पेपर है आपके पास में, सामान्य अध्ययन आप देख रहे हैं 6 के रूप में है, उत्तराखंड। तो अब क्या है, उत्तराखंड पर अलग से दो पेपर दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि पूरा पेपर जब उत्तराखंड का होगा, तो उस पे आप कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कितने अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, वो आपकी मेरिट उसके ऊपर डिपेंड करेगी।
पहले ये था कि आप चूंकि भारत के इतिहास, भारत के भूगोल या अर्थव्यवस्था के अंदर उत्तराखंड के सेक्शन की तैयारी कर लेते थे, तो कभी आपने उत्तराखंड के क्वेश्चन को कम भी किया तो भी आप लगभग लगभग अपने प्रश्न पत्र में ठीक ठाक कर जाते थे। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर उत्तराखंड के 2 पेपर की सही तैयारी नहीं की, सही पकड़ नहीं है उसकी, नंबर कम रह जाएगा, तो आप जानते हैं अगर मेंस में नंबर कम रह गया तो इंटरव्यू के लिए कॉल आना आपको मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना? तो उत्तराखंड के दोनों पेपर की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है, वो हम आगे पाठ्यक्रम क्या है ये बताएंगे। तो टोटल आपने देख लिया, अभी हमारे पास कितने प्रश्न पत्र हो गए? प्रश्न पत्र हो गए टोटल 8, जिसमें से सामान्य हिंदी पहला प्रश्न पत्र हो गया, फिर निबंध हो गया, जीएस को पार्ट 1, 2, 3, 4 में बांट दिया गया। क्लियर है? ये आपने देख लिया यहाँ पर। फिर उसके बाद आपने देख लिया यहाँ पर 2 पेपर हमारे पास उत्तराखंड के आ गए। यहाँ आप मार्क्स के आधार पर देख रहे हैं, तो सामान्य हिंदी और निबंध दोनों 150 150 का ध्यान रखिएगा, 300 मार्क्स हमारे पास हो गए। इधर आप पेपर देख रहे हैं, हर पेपर सामान्य अध्ययन का जो है वो 200 मार्क्स के लिए है। टोटल हमारे पास कितना हो गया? 1500 मार्क्स हो गया। जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, मेरिट के अकॉर्डिंग आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, तो यहाँ पर साक्षात्कार का जो अंक है वो 150 होगा, जिसमें आप देख रहे हैं कुल योग, भाई फाइनल सिलेक्शन तो आपका उसी के आधार पर होता है, जिसमें लिखित परीक्षा के जो नंबर है वो जुड़ेंगे और प्लस आपके जो इंटरव्यू में नंबर आए वो जुड़ेंगे। टोटल आपके पास जो हो जाएगा वो 1650 का हो जाएगा। ठीक, नीचे ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। जितने आपने 8 प्रश्न पत्र देखे हैं, आप चाहे किसी भी मीडियम के हैं, आपकी कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड है, सबके लिए सभी 8 के 8 प्रश्न पत्र आपके लिए अनिवार्य हैं। सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में आप देख रहे हैं न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, ये शुरू की कुछ खास चीजें थी। अब हम एक काम करते हैं, आगे प्रश्न पत्र 1 लेकर 2 लेकर उसकी शुरुआत करते हैं और अगले कुछ वीडियोस में आगे ये हमारा जो क्रम है लगातार चलता रहेगा, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारी चीजों का आना बड़ा मुश्किल होता है, तो एक एक कर ये चीजें चलेगी। सामान्य हिंदी आप देख रहे हैं, ऊपर पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड राज्य सम्मिलित प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है आपके पास। ठीक, टोटल नंबर जो आप देख रहे हैं 150 है, सब जान चुके हैं। 3 आवर्स का आपको समय मिलेगा। आप देखिए इसमें क्या क्या सेक्शन आएगा। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी है, कहीं कोई साहित्य नहीं पूछा जाता है। शब्द रचना आप पहला देख रहे हैं, इसमें 15 नंबर के लिए है, ये 15 अंक के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें उपसर्ग है, प्रत्यय, संधि, समास, वचन, लिंग, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। ठीक, तो आप ये देखें पूरी तरह से हिंदी का जो व्याकरण वाला पार्ट है वो पूरा इसके अंदर है। और इसका स्तर कितना होगा? इसका स्तर जो होता है वो 10th क्लास का होता है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा हाई फाई है, 10th क्लास का। हम लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे, 9th में 8th में भी पढ़ते थे, इनकी परिभाषाएं पढ़ते थे सब। तो ठीक है, ये जो पाठ्यक्रम आपके पास आया 15 अंकों के लिए होगा आपके पास शब्द रचना का। दूसरा पॉइंट 2 आप देखेंगे, शब्द। ठीक है, शब्द भेद आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे तत्सम शब्द है, जरूर सुने होंगे, आपने तैयारी की है। तद्भव है, देशज शब्द, विदेशी, संकर शब्द है, रूढ़ यौगिक शब्द होते हैं, योग रूढ़, पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम, अनेकार्थी। ठीक है, एक शब्द के अनेक अर्थ आपके पास हो गए। समरूप, भिन्नार्थ वाक्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब आप किसी एक पूरा वाक्य है उसके लिए एक शब्द आपके पास है। तो ये आपके पास होगा 15 मार्क्स के लिए। उसके बाद है आपके पास में, ठीक, ये देख लिया, बा शब्द शुद्धि, शुद्धि के कुछ आपको शब्द दिए जाएंगे। वाक्य रचना 3 नंबर पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 15 अंकों के लिए है। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, जैसे सरल, मिश्रित, संयुक्त शब्द होते हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, मिश्रित को सरल शब्दों में परिवर्तित करना या सरल को मिश्रित में परिवर्तित करना, इस प्रकार के दिए जाएंगे। साथ साथ विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, इस तरह के आपको प्रश्न यहाँ पर बनाकर दिए जाएंगे। नंबर 4 साधारण है आपके पास, मुहावरे, लोकोक्ति, इनका प्रयोग, जैसे आपको कुछ मुहावरे लोकोक्ति दी जाएंगी, या कई बार इनका अंतर भी पूछा जाता है कि मुहावरे लोकोक्ति का अंतर क्या होता है, और वाक्य प्रयोग के साथ आप उसका बताइए। ठीक है, जब अभी हमारा ऑनलाइन ऑलरेडी बैच आ रहा है, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि प्रश्नों का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। अभी आपके सामने एक समस्या हो सकती है कि मैं केवल पाठ्यक्रम तो बता रहा हूं, लेकिन यहाँ पर हम आपको अभी प्रश्न का पैटर्न नहीं बता रहे। हो सकता है अगले किसी वीडियो में आएगा, या जो हमारा ऑनलाइन बैच है उसमें आएगा कि अगर मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, वाक्य रचना है, तो प्रश्न कैसे बनते हैं। ये भी तो एक बड़ी बात है, और खासतौर पर उनके लिए
जो पहली बार मुख्य परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। ठीक है, तो 10 नंबर के लिए होगा ये पत्र लेखन, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और पहली बार परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स इन चीजों से पहली बार परिचित होते हैं। आप कहीं ना कहीं अगर छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का व्याकरण तो आप पढ़ लेते हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, समानार्थी शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्ति, ये तो आप फिर भी पढ़ते रहते हैं। लेकिन आप कभी भी प्रारंभिक परीक्षा या कोई छोटी परीक्षाओं की जब तैयारी करते हैं तो पत्र लेखन की थोड़ी तैयारी करते हैं। तो पहली बार आपको यहाँ पर पत्र लेखन मिलेगा। औपचारिक पत्र आप देख रहे हैं, अनौपचारिक पत्र जिसमें शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र आते हैं। ठीक है, इस तरह उनको कैसे लिखा जाता है, उनका परफॉर्मा कैसा होता है, और आपको कोई ना कोई एक उदाहरण देके कहा जाएगा कि एक शासकीय या अर्धशासकीय पत्र आप लिखिए। तो क्लास के दौरान आपको वो सब चीजें सिखाई जाएंगी। फिर उसके बाद 6 नंबर पर आप देख रहे हैं प्रतिवेदन लेखक, शासकीय गैर सरकारी कार्यालय, विद्यालय, संगठनों में घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित प्रमाणिक विवरण तैयार करना। और बा में आप देख रहे हैं हिंदी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद, यानी कि जो हमारी कार्यालय भाषा होती है, हिंदी की जो भाषा होती है, उसका आपको अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए दिया जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं इस जगह पर 7 नंबर पर बोधन, अपठित अवतरण पर पूछे गए बोध प्रश्नों के उत्तर तैयार करना। 15 नंबर के लिए क्या है, आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा। और जो अपठित गद्यांश है, पहले हाई स्कूल इंटर में भी किया होगा, इंटर में जरूर किया होगा। ठीक है, तो जो अपठित गद्यांश दिया जाएगा उसको आपको पढ़ना, उसके नीचे कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको दिए गए हैं। सार लेखन, सारांश, संक्षेपण क्या होगा भाई इसमें, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ का आपको सारांश करना, उसका संक्षेपण करना है। और प्राय क्या होता है, वो लगभग 1/3 होता है। जैसे आप नीचे खुद पढ़ो, विस्तृत लेख, निबंध, प्रतिवेदन, भाषण आदि की विषय सामग्री को छोटा करके 1/3। मान के चलो कोई आपको एक बड़ा सा आर्टिकल दिया गया, उस आर्टिकल में कहा जाएगा इसका संक्षेपण कीजिए। तो वो जो आर्टिकल आपको दिया, मेरी राय में, उदाहरण में मान के चलो आपको 400 शब्दों का एक आर्टिकल दिया गया। अब आप 400 शब्दों को पढ़ेंगे और उसको 1/3 करेंगे, लगा लीजिएगा 400 का 1/3। तो जब आप 400 या 500 उसका 1/3 करेंगे तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा का पूरा काट के आप उसको 1/3 कर देंगे। अपने शब्दों में, पूरा पढ़ने के बाद अपने शब्दों में आपको उसको करना है, ये सीखेंगे आप क्लास के दौरान। फिर उसके बाद है, यहां आप देख रहे हैं पलवन, प्रसिद्ध सूत्रों, वाक्यों, सूक्ति हैं, मुहावरे हैं, इनकी व्याख्या विस्तार करना। फिर आप देख रहे हैं एक पार्ट बड़े काम का आपके पास आ रहा है, वो है ट्रांसलेशन, अनुवाद करना। आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा, हिंदी अवतरण का अंग्रेजी में अनुवाद, और उसी तरह से अंग्रेजी की कुछ लाइनों का हिंदी में अनुवाद। बहुत ज्यादा तो नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता कि बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश का, और दोनों को अलग भाषा में अनुवाद करना। आप देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। नोट, सामान्यतः हाई स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम पर आधारित, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिंदी का जो ऑलरेडी आप ये पेपर देख रहे हैं सामान्य हिंदी का, इसका जो लेवल होगा वो क्या होगा, हाई स्कूल लेवल होगा। ठीक है, पर आधारित सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक आपको प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जरूरी है। और ये नहीं आएगा तो फिर आगे दिक्कत होती है मेरिट में। अब उसके बाद पेपर नंबर 2 है आपके पास में, निबंध का है। प्रारंभिक परीक्षा के दौरान आपने कभी इसकी तैयारी नहीं की होगी, या बाय द वे कभी आपने छोटे एग्जाम्स की तैयारी होगी नहीं की होगी। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बताता आया हूं अपनी क्लासेस में भी, कि अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, तो आप पहले से छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखने की आदत डाल लीजिए, वरना दिक्कत आएगी, आगे भी दिक्कत आएगी आपको वहां पर जाकर। ये आदत पहले होनी चाहिए। अगर आपने अभी अभी प्रारंभिक परीक्षा को पास किया है और मुख्य परीक्षा की या लिखने की आदत कभी नहीं डाली है, तो निबंध और आगे जब आगे बड़े प्रश्नों को आप लिखोगे तो आपको बहुत समस्या आएगी कि कैसे लिखें इसको। तो निबंध में पहली चीज तो ये होगी कि आपको निबंध कुल कितने लिखने हैं, पहले इस पर आते हैं। इस प्रश्न पत्र में ध्यान रखिएगा 150 के लिए है टोटल। इस प्रश्न पत्र में 3 उपखंड, यानी कि ए बी सी, आबासा कह लीजिए, प्रत्येक खंड से एक विषय आपको चुनना है, और 700 से 800 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो खंड है ये निबंध नहीं है, ये आपको केवल वो टॉपिक दिया गया है जिस पर निबंध बनेगा।
जैसे आप मान लीजिए पार्ट ए में आ रहा है, यहाँ पर साहित्य और संस्कृति है, मतलब लिटरेचर है और कल्चर है, समाज क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है। इस पर निबंध बनाकर आपको दिए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए सामाजिक क्षेत्र पर मैं एक निबंध बना दूं कि महामारी के दौरान समाज पर और समाज में विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। इसको आप 700 से 800 शब्दों में लिखिए। समझे प्रश्न को? महामारी के दौरान, कोविड काल देखा होगा, सबने देखा होगा। तो जो कोविड काल भारत में रहा है उस दौरान विशेष रूप से, मैंने इंडिकेट किया, ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बन गया। युवाओं पे भी पूछा जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसे ही भारत में लोकतंत्र का भविष्य पूछा जा सकता है। आर्थिक क्षेत्र में बात करेंगे तो भारतीय कृषि, भारतीय उद्योग, व्यापार, ऐसी काफी सारी चीजों पर आपसे निबंध पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ बा पर आते हैं, इसमें बी खंड में, इसमें विज्ञान, पर्यावरण, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई निबंध हो सकता है। जैसे बहुत ही कॉमन आ जाता है भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। आजकल तो साइंस एंड टेक में बहुत सारी चीजें आपके पास आती हैं। सबसे मेन है एआई, चैट जीटीपी बन जाएगा इस पर कि जब एआई आया है हमारे पास में, तो एआई से भारत में नौकरियों पर खतरा बढ़ रहा है। इसे आप किस रूप में देखना चाहें? इसे हम क्या रोजगार को कम करने के रूप में देखना चाहेंगे, यानी रोजगार पर एक बहुत बड़ा खतरे के रूप में देखना चाहेंगे, या इससे नए रोजगार पैदा भी हो सकते हैं एआई से, और हमारे जीवन में इससे क्या लाभ होंगे? तो एआई के प्रयोग से जीवन पर क्या लाभ होंगे, क्या हानियां होंगी, ये बन सकता है। तो अगर आपने कभी एआई पे ध्यान नहीं दिया तो भाई आपकी गलती है कि इतना बड़ा दुनिया में परिवर्तन हो रहा है और हमने केवल इतना ही जानते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बस इतना ही पता है। लेकिन इससे सामाजिक आर्थिक प्रयोग क्या, इससे लाभ, कैसे हानियां हो सकती हैं, अगर ऐसी डिटेल्स आपने नहीं पढ़ी है तो दिक्कत है। इसीलिए हम शुरू से कहते हैं कि आप उस तरह की मैगजीन्स पढ़िए जो सिविल सर्विस को अप्रोच करे, न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके आर्टिकल्स पढ़िए, और जो वन लाइनर वाली आता है ना, इनसे थोड़ा दूरी बनाइए। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएं, मतलब निबंध दिया जाएगा लिखने के लिए। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग हो गई, भूकंप है, जल प्रलय, सूखे की बात है। खास तौर पर हो सकता है कि उत्तराखंड के संदर्भ में भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएं कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर आती रहती हैं, इसका क्या कारण है और इनकी रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा क्या उपाय किए जाते हैं, पूछा जा सकता है इस तरह का। ठीक है, राष्ट्रीय विकास योजना परियोजना। उसी तरह से हम इसके सी सेक्शन पर जाएंगे। खास तौर पर देखो, पूरा का पूरा एक सेक्शन उत्तराखंड के लिए समर्पित किया गया। पहले नहीं था, पहले ये था कि टॉपिक था, उसमें उत्तराखंड के संदर्भ में क्वेश्चन आ जाता था, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था। लेकिन अब क्या है, अब ऑलरेडी पूरा सी सेक्शन जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं वो उत्तराखंड के लिए ही समर्पित है। तो बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से आपको इस प्रश्न पत्रों की तैयारी करते चलना। उत्तराखंड की सामाजिक संरचना से संबंधित प्रश्न पूछे, मतलब निबंध लिखवाने के लिए दिए जाएंगे। यहाँ इतिहास, कल्चर, ठीक है, साहित्य आ गया, जैसे उत्तराखंड में साहित्य ही आपसे पूछ लिया जाए। उत्तराखंड के भौगोलिक आर्थिक परिदृश्य, पर्यटन है, पलायन, आप जानते हैं ये तो बहुत ही हॉट टॉपिक्स हैं। उत्तराखंड में पलायन के कारण, पलायन को रोकने के लिए सरकारी योजनाएं क्या हो सकती हैं, और खुद कई बार ऐसा होता है कि उत्तराखंड में पलायन की समस्या क्या है और आप किस तरह से इस समस्या को दूर करना चाहेंगे, केवल केवल आपके सुझाव पूछिए। तो ध्यान रखिएगा, आपके सुझाव हैं जो किसी दूसरे स्टूडेंट की अपेक्षा अलग हो सकते हैं, तो उसमें एक मौलिकता का आना जरूरी है। उत्तराखंड में पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक आपके पास आ गया। महिला सशक्तिकरण का तो पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया था, अच्छा टॉपिक है। तो खास तौर पर उत्तराखंड में साहित्य, उत्तराखंड में पर्यटन, पलायन, इसके अलावा आपदा प्रबंधन और महिला सशक्तिकरण बेहतर टॉपिक हैं, अच्छे निबंध आप इस पे तैयार कीजिए। अब आप देखिए, जब कोई निबंध लिखा जाता है तो उसके लिए क्या चीजें होना जरूरी है। वैसे तो क्लास के दरमियान आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, फिर भी सबसे पहली चीज आपके पास होती है निबंध में हमेशा आप शब्दों की सीमा का पालन जरूर कीजिए। जब आपको ये बताया गया है कि 700 से 800 के शब्दों के पास ही आपको लिखना है, तो कोई भी निबंध हो, तीनों में से कोई भी निबंध हो, आप इन शब्दों का पालन करें। ना तो बहुत कम लिखिए, ऐसा भी ना हो कि आप 500 शब्द लिख के और चले आए,
और ऐसा भी ना हो कि 1000 शब्द लिखकर चले आए। तो लगभग लगभग 700 800 के आसपास टच होना चाहिए। 810 हो गया, 820 हो गया, लेकिन 600 बहुत ज्यादा भी, 600 भी कम ना हो। आप 900 950 लिखकर आ रहा है, ऐसे भी ना। चूंकि 150 शब्द का है, 3 निबंध लिखने हैं। ठीक है, देख लीजिए लिखा हुआ है, प्रत्येक खंड से निर्दिष्ट निबंध सीमा के निबंध के लिए पूर्णांक 150 अंक हो, है ना। प्रत्येक निबंध के मूल्यांकन में निम्नलिखित अनुसार अंकों का निर्धारण होगा। मान के चलो आपने कोई एक निबंध लिखा है ना, निबंध का जो फुल मार्क्स है वो तो 50 है। अब यहाँ कोई मैथ का तो क्वेश्चन है नहीं कि उतने में से उतने ही मिलेंगे। जो निबंध आपने लिखा आपको तो पसंद आ रहा है, लेकिन एग्जामिनर को तो पसंद नहीं आता। तो कोई 50 नंबर किस बात के आधार पर दिए जाएंगे, पहले उसको समझिए। पॉइंट 1, आपके निबंध में भाषा और व्याकरण की शुद्धता। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आज के जमाने में जब से मोबाइल स्मार्टफोन हमारे हाथ में आ गए हैं, हम कहाँ लिखते हैं, बहुत कम लिखते हैं। तो एक तो राइटिंग बहुत अच्छी सुंदर होनी चाहिए। बहुत सुंदर का मतलब ये भी ना हो कि एक एक अक्षर मोतियों की तरह टाके और पता चला कि बहुत सारा समय व्यतीत कर दें। पढ़ने लायक सही राइटिंग होनी चाहिए, सुस्पष्ट राइटिंग होनी चाहिए, देखो लिखा भी हो, उपयुक्त शब्द चयन और सुपाठ्य लिखावट होनी चाहिए। तो राइटिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, जिसे हिंदी या इंग्लिश है सही से पढ़ा जा सके। भाषा व्याकरण शुद्ध हो। मैंने अभी यही तो बात आपसे कही थी, जब हम नहीं लिखते तो प्राय हमारी जो स्पेलिंग होती है हिंदी या इंग्लिश की होती है, वर्तनी होती है, तो उसमें बहुत गलतियां हैं। छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, इन चीजों में बहुत, कहां पर पूर्ण विराम लगाएं, कहां पर कोमा लगाएं हम लोग, ये सब चीजें मायने रखती हैं। तो नंबर जो है इसके आधार पर भी आपको जो है दिए जाएंगे। नंबर 2 आप पढ़ रहे हैं विषय से संबंधित मौलिक विचारों का प्रतिपादन। मतलब क्या हुआ, आपने कोई विषय चुना, जैसे मान लीजिए मैंने, मेरे सामने कोई निबंध आया, मुझे एक निबंध पसंद आया, उत्तराखंड में पर्यटन या पलायन। तो क्या होना चाहिए उसमें, मौलिक विषय। मैं यही बात आपसे कह रहा था कि मौलिक विषय का मतलब क्या होगा, जो आपकी अपनी ओरिजिनलिटी है, आप उस विषय से कितना जुड़े, अपने अनुसार आप उसको कैसे बता रहे हैं। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, बाजार से वो 101 निबंध, 101 150 निबंध वाली जो किताब है वो ले आते हैं। उसमें से कुछ निबंध हमने चूज कर लिए, जो हमने उसमें रट्टा मारा वही जाके वहां लिख दिया। तो भैया जब आप वो किताब खरीद के लाओगे तो आपके जैसे दिमागदार और 1000 स्टूडेंट नहीं होंगे, कोई आप ही दिमागदार हो। तो वैसी किताब बाजार में सब खरीदेंगे, आप ही क्या खरीद रहे हो, सभी खरीदेंगे। जब सब खरीदेंगे, सब एक जैसा पढ़ेंगे और सबका एक ही जैसा विजन है कि जाके यही लिखना है, यही तो सबसे अच्छा है, वह वही लिखेंगे। तो जब भैया एग्जामिनर देखेंगे तो सिर पे हाथ रखेंगे ही रखेंगे, तो यार इसके भी निबंध ऐसा, इसका भी ऐसा, इसका भी ऐसा, तो ठीक है सबको कॉमन मार्क्स दो, तो कैसे बढ़ेंगे आपके नंबर। तो मौलिक विचारों का मतलब है कि आप वहां से एक विचार को तो ग्रहण कर लो, लेकिन अपनी मौलिकता क्या दोगे, उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसकी जो शब्द है आपके पास, उसमें कुछ नई चीजों को तो जोड़ लो जो दूसरे ने नहीं जोड़ी, वो जोड़ लो, वो मौलिक है आपके। विषय की बहुआयामी समझ और व्यापकता का प्रस्तुतिकरण। बहुआयामी समझ जरूर है। जैसे मान लीजिए हमने एक विषय चुन लिया यहाँ पर पलायन, अब पलायन में हमने ये तो रख दिया कि भैया पलायन का सबसे बड़ा कारण क्या है, रोजगार। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और एंगल से तो सोचिए, हो सकता है कि रोजगार के अलावा कोई और कारण हो। ऐसे ही हम मान लीजिए महिला सशक्तिकरण में ले, तो महिला सशक्तिकरण में हमने देख लिया, एम्पावरमेंट तो कर लिया, लेकिन उसकी बहुआयामी समझ या फिर व्यापकता का प्रस्तुतिकरण का मतलब ये होता है उसको आप कई डायमेंशनल से किसी समस्या को या उस विषय को समझते हो। अगर हम उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन पर जा रहे हैं तो केवल पेड़ लगाना ही जरूरी नहीं है, उसकी देखभाल करना भी जरूरी है। अब हमने बरसात के सीजन में 1 लाख पेड़ तो लगा दिए, और अगली बार गर्मी में जाके देखा तो उसमें से 10 पेड़ भी नहीं मिले। अब हमारा अगला क्या है, उसकी सुरक्षा तो हो, और ये भी तो जरूरी हो कि वो जो पेड़ आपने लगाया है वो आपकी उस ज्योग्राफी के अनुसार हो, जिससे आपको कुछ लाभ हो, उस पर्यावरण को कुछ लाभ हो। और वो हमारी अगर ज्योग्राफी के अनुसार नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं है, तो फिर क्या फायदा उसको लगाने से, पता चला जमीन का और पानी निकल के बाहर चला गया। ठीक है, तो आप उसके मैक्सिमम एंगल को समझ सकते हैं। फिर अगला नंबर 4, विषय संबंधी विचारों का व्यवस्थित, सुसंगत, तार्किक और निबंध शैली का स्पष्टीकरण। निबंध क्या है, वैसे तो निबंध को कहते हैं बंधन रहित, लेकिन उसके बावजूद भी जब किसी विषय पर आप निबंध को लिखने के लिए आते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि वो जो निबंध होना चाहिए वो विषय के निकट बना रहे, विषय से भटकाव ना हो। जो समाधान आप दे रहे हैं वो बहुत ही तार्किक समाधान होने चाहिए,
तार्किक मतलब समझते हैं? रीजनेबल, बिल्कुल सही समाधान हो, ऐसा ना हो कपोल कल्पित कुछ भी, कोई भी समाधान हम दे दें यहाँ पर जाकर। तो समाधान ऐसा हो जो पॉसिबल हो, जिसको किया जा सकता हो, और आपके विचार ऐसे हो जो व्यवस्थित हो। ऐसा नहीं कि हमने कोई निबंध उठाया यहाँ पर, अब जो जो हमें समझ में आता गया वो लिखते गए, फिर समझ में आया वो लिखे, ना तो उसका प्रारंभ समझ में आ रहा, ना उसकी मेन बॉडी समझ में आ रही, ना उसका कोई निष्कर्ष समझ में आ रहा। तो ऐसे निबंध निबंध ना बन के क्या हो जाते हैं, सूचनाओं के संग्रह हो जाते हैं कि जो जो याद आया लिखते जाओ। चूंकि भैया इन्होंने तो कहा था 700 शब्द लिखने, तो ठीक है हमने 700 लिख दिए। तो 700 कुछ भी नहीं हो सकता, वो सूचनाओं का संग्रह नहीं हो सकता। ठीक है, अगली बात लास्ट, विषय के संबंध में स्पष्टता, यही मैं कह रहा था। विषय क्लियर होना चाहिए, जिस विषय पर आप लिख रहे हैं आप खुद ही कंफ्यूज ना हो। अभिव्यक्ति क्षमता, आप अपने आप का प्रेजेंटेशन करने की क्षमता, अपने विचारों की तार्किक रूप से और क्रमबद्ध रूप से। विषय के संदर्भ में वृद्धिकरण और संक्षिप्तीकरण की योग्यता, क्या हुआ, किसी विषय को एक्सप्लेन कर सकते हो लंबे समय तक, और जब जरूरत पड़े उसको संक्षिप्त भी कर सकते हो। तो हमें निबंध में अगर कहीं ये लग रहा है कि उस पॉइंट को ज्यादा एक्सप्लेन करना है गहराई से, तो वो क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और हमें ये लग रहा है कि शब्द हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो हम उसको कम शब्दों में लिख सके, ये कर। अब आप देखिए 5 पॉइंट आ गए, और आयोग ने बहुत सोच समझ के इस चीज को लिखा है। उन्होंने अपनी क्लियरिटी कर दी। प्राय क्या होता है, ये चीजें हम आपको क्लास में बताते हैं, लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि आयोग ने आपको खुद बता दिया। अब ये जो चीज है, एक दिन नहीं बनती है, 2 दिन में नहीं बनती, महीना 2 महीना में भी नहीं बनती। इसके लिए आपको एक लंबी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। आपको ही निबंध लिखना है। क्लास में टीचर, आपके जो शिक्षक होंगे, वो केवल आपको समझा सकते हैं, एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जो निबंध है वो लिखना चूंकि आपको स्वयं है, आपका दिमाग उससे काम करेगा। तो प्रैक्टिस पर आइए, रोज लिखने की प्रैक्टिस करिए, रफ पेपर पर खूब लिखिए, उसका एक बनाइए परफॉर्मा। अपने जो भी आपके सर लोग हैं उनसे आप पूछिए, या हमारी क्लासेस में भी आपको बताया जाएगा। तो क्या परफॉर्मा किसी निबंध का होता है, उसके अकॉर्डिंग लिखना आप इसको सीखें। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो रखेंगे वो हम इतने ही पार्ट पर बात करेंगे, बाकी हम अगली वीडियो पर बात करेंगे। तो आज हमने जो इस विषय पर चर्चा की, आपके मुख्य परीक्षा के 8 प्रश्न पत्र कौन से हैं, एक ये बात आई। नंबर 2 बात आई है, पेपर 1 आपका सामान्य हिंदी का आ गया, और पेपर 2 आपका जो आ गया वो आ गया निबंध का। ठीक, इसके बाद अगली जो हमारी सीरीज आएगी उसमें हम लोग बात करेंगे जीएस के प्रश्न पत्रों पर 1 बाय 1। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, और प्लीज आगे इसको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।